हेलो, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैंसर के बारे में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगातार कुछ क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं। कैंसर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत कम समय में आपको बहुत ढेर सारी जानकारी दे दूँगा। आपको बता दूँ कि यदि आप क्लास 12th में हैं और हमारे क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पहले तो कुछ वीडियोस हैं, जाके उनको देख लीजिए, नहीं तो आप सीधे जाइए प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सभी वीडियो अपलोड है, जा करके देखिए। देखिए, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है ना? खतरनाक। और इसमें असहनीय दर्द होता है ना? असहनीय पीड़ा होती है। कैंसर आखिरकार होता क्या है? क्या होता है कैंसर? एक वर्ड में लिख देना कि अनियंत्रित अनियंत्रित कोशिका वृद्धि। बस। कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होना ही कैंसर कहलाती है। यदि एक कोशिका है, मानते हैं हमारे जो है एक हाथ की कोशिका है, ये देखो, ये हाथ की कोशिकाएं हैं। हाथ मिल इस ये उंगली बनी हमारी। इस उंगली की कोशिकाएं लगातार, जब मैं बचपन में छोटा सा था, तो इतनी सी थी, धीरे 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 बढ़ रही है। धीरे धीरे बढ़ रही है ना? एक स्टेज से धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से बढ़ गई। अभी भी देखो धीरे धीरे बढ़ रही है। मेरा हाथ वैसे ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि इसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल करता है? कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और वो केंद्रक कंट्रोल करता है पूरी कोशिका को। डन। और जब वो केंद्रक में कुछ खराबी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो अनकंट्रोल हो जाता है। और सेल को पता ही नहीं होता मेरे को डिवीजन कितना करना है, मेरे को कितना विभाजन करना है, मेरे को कितना बड़ा होना है। बस वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वही होता है कैंसर, है ना? कैंसर को हिंदी में बोलते हैं अर्बुद। क्या बोलते हैं इसको? अर्बुद, है ना? अब देखिए, जो अर्बुद होता है ना? देखिए, इसमें लिखा हुआ डिफिनीशन कि कैंसर के कारण कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तथा कोशिकाएं अतिभेदित कोशिकाओं का एक ट्यूमर बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? ट्यूमर। कैंसर के फलस्वरूप जो आकार बनता है, आकृति बनती है, उसको हम लोग ट्यूमर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भैया? तो वो है ट्यूमर। डन। देखिए, हिंदी में अर्बुद बोलते। कैंसर कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक होता है सुदम अर्बुद, एक होता है दुर्दम अर्बुद, है ना? एक होता है सुदम अर्बुद, एक होता है दुर्दम अर्बुद। सुदम अर्बुद यानी कि कैंसर दो प्रकार, ट्यूमर दो प्रकार का होता है। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। डन। तो जो बेनाइन ट्यूमर होता है आपका, जो आपका बेनाइन ट्यूमर होगा, सुदम अर्बुद होगा, वो फैलता नहीं है शरीर में, है ना? वो एक ही जगह पर होगा, एक ही जगह। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले मेरे आपने पिछले वीडियोस में नोटिस किया हो, तो इस जगह पर एक छोटा सा दाना पड़ा हुआ था, है ना? फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, ज़्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा हुआ, क्योंकि सेल मेरी कंट्रोल्ड है, कैंसर नहीं है। कैंसर होता है तो वो अनकंट्रोल होते, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, कुछ दिन बाद यहाँ पे पूरा आँख मेरा जाम कर लेता इसे, फिर मैं एक आँख से इसे देख पाता। तो वो सुदम अर्बुद था, छोटा सा बिल्कुल ट्यूमर टाइप का था। फिर लेकिन वो मेरी बॉडी ने उसको जो है खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर वही होता तो एक ही जगह पर यदि वो बढ़ रहा है, समझना, यदि कैंसर एक जगह पर जैसे यहाँ पे था, इसी जगह पर बढ़ता, इसी जगह पर मेरा आँख वाँख बंद कर डालता, तो उसको हमने बोला सुदम अर्बुद। डन। और यदि
कैंसर इस जगह पे था, लेकिन उसके छोटे छोटे कण टूट टूट के पूरे शरीर में फैल गए, और पूरे शरीर में फैल गए और वहां पर भी विभाजन करने लगे। एक तो यहाँ था, टूट के पहुंचे, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, नीचे पैर में, यहाँ पे हो गए, हर जगह हो गया। तो हम उसको बोलते हैं दुर्दम अर्बुद। तो हमने क्या जाना कि कैंसर दो प्रकार का होता है, एक होता है सुदम अर्बुद और दूसरा होता है दुर्दम अर्बुद। डन। देखिए, सुदम अर्बुद में आप लिखेंगे कि इस प्रकार के ट्यूमर संयोजी ऊतक के बने होते हैं। पहली बात, ये किसके बने होते हैं? तो ये संयोजी ऊतक के बने होते हैं, सुदम अर्बुद के नाम से जिनको जानते हैं। और इनकी खास बात है कि ये एक ही स्थान पर रहते हैं। डन। ये केवल एक ही स्थान पर रहते हैं, यहां वहां ज्यादा भटकते नहीं हैं। लेकिन जो दुर्दम अर्बुद रहता है, मैलिग्नेंट, देखो नाम ही खतरनाक है ना, नाम ही खतरनाक है। मैलिग्नेंट, जैसे मैलिग्नेंट मलेरिया है ना, जिसको मैलिग्नेंट मतलब थोड़ा सा खतरनाक वाला। तो देखिए, जो मैलिग्नेंट अर्बुद होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, इस प्रकार के ट्यूमर की कोशिकाएं रुधिर व लिम्फ की सहायता से, है ना, इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं समझना, कोशिकाएं रुधिर व लिम्फ की सहायता से पूरे शरीर में फैल जाती हैं। क्योंकि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में क्या जो है फ्लो करता है, क्या बहता रहता है, किसका सर्कुलेशन होता रहता है? ब्लड का और लिम्फ का। तो ब्लड और लिम्फ के थ्रू जो इस मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल हैं वो पूरे बॉडी में फैल जाती हैं, और जब वो पूरे बॉडी में फैल जाती तो कैंसर का रूप ले लेता है। बताइए, अभी देखना, इस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा अन्य भागों में फैलने को मेटास्टैटिस कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? मेटास्टैटिस, है ना। कोशिकाएं अन्य भागों में फैलने को, जब यही कोशिकाएं, दुर्दम अर्बुद की कोशिकाएं शरीर के अन्य भागों में फैलती हैं तो इस क्रिया को हम लोग मेटास्टैटिस बोलते हैं। और द्वितीयक दुर्दम ट्यूमर की वृद्धि को मेटाप्लास्टिक कैंसर बोलते हैं। और ये जो है, जो कोशिकाएं गई वहां पर, है ना, इसको हमने बोला द्वितीयक दुर्दम अर्बुद। और अगर ये द्वितीयक दुर्दम अर्बुद वहां पर जाकर के वृद्धि करता है, वहां पर जाकर के वो ग्रोथ करता है, वहां पर भी वो कैंसर का निर्माण करता है, तब हम उसको बोलते हैं मेटाप्लास्टिक कैंसर। क्या बोलते हैं? मेटाप्लास्टिक कैंसर, या इसको हम लोग द्वितीयक कैंसर के नाम से भी जानते हैं। बताइए, यहां से देखिए, इस दुर्दम अर्बुद मैलिग्नेंट ट्यूमर से क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए इसके, ये देखिए क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको पढ़ के बता ही देता हूं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की कोशिकाएं गुणन करती हैं। बिल्कुल, दोनों की कोशिकाएं गुणन करती हैं, तेजी से बढ़ती हैं तथा शरीर के अन्य भागों में पहुंच करके नए ट्यूमर को बना लेती हैं। रोग की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो रोग की यह अवस्था मेटास्टैटिस कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटास्टैटिस। और जहां पर ये ग्रोथ करके जो कैंसर बना लेती हैं उसको मेटाप्लास्टिक कैंसर या फिर द्वितीय कैंसर के नाम से भी जानते हैं। डन। अब अगर देखा जाए इनके सिम्टम क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं, कैसे पता करेंगे कि हमको कैंसर हो गया है? तो सबसे पहला कैंसर है कि किसी जो है तिल या मस्से का अचानक से तेजी, मतलब अचानक से वृद्धि करना। जैसे कहीं पर आपका तिल है, यहाँ पर छोटा सा तिल है या कोई छोटा सा मस्सा टाइप, वो अचानक से बढ़ने लगा, देखते देखते इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा हो गया, है ना। यहाँ पर कुछ है वो बढ़ गया, पीठ में कुछ है, यहाँ किसी के जीभ में कुछ होता है, जीभ में है, बढ़ बढ़ के बड़ा हो जाता है। तो अचानक से किसी तिल या मत्स्य का अचानक से वृद्धि करना कैंसर का रूप ले सकता है। सेकंड है
कि शरीर के किसी भागों में गांठ का बनना, जैसे होंठ, जीभ या फिर स्तनों में, ब्रेस्ट में। और याद रखना कि जो स्त्रियों में होता है ना, फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत देखा जाता है, स्तन कैंसर बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना। फिर है कि गले में कुछ खराबी आना, है ना, जो है गले का सूखना ज़्यादा, और कुछ खाने या निगलने में दर्द करना, वो भी कैंसर का कारण हो सकता है। जख्म या फोड़ा का जल्दी भरकर ठीक ना होना, यदि कहीं आपके पास थोड़ा सा जख्म लग गया है, वुंड है, घाव है, फोड़ा है, वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, तो भी वो एक कैंसर की एक स्टेज हो सकती है। कब्ज का बना रहना या तथा भूख ना लगना, है ना, कफ का आपके शरीर में बना रहना और बिल्कुल भी भूख ना लगना, ये भी कैंसर का कारण हो सकता है। डन। अब देखेंगे कि कैंसर के कारण, किस किस कारण से कैंसर होते हैं। ये तो हमने देखा सिम्टम, कि सिम्टम आपके बॉडी में क्या आएंगे, है ना, किस कारण से। पहला होता है स्मोकिंग से, है ना। स्मोकिंग यानी कि सिगरेट, बीड़ी से फेफड़ों में कैंसर होता है, इसे लैरिंग्स में भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मुख, गले और लैरिंग्स तीनों में कैंसर होता है ना। सिगरेट, बीड़ी, है ना, इन सभी को पीने से कौन सा कैंसर, लंग्स कैंसर, फेफड़े का कैंसर होता है। सेकंड है जो चबाते रहते हैं ना, गुटखा, चीविंग करते रहते हैं, आपका जो है तंबाकू, जो है तंबाकू चबाना, चीविंग ऑफ टोबैको, सुपारी व तंबाकू से मुख का कैंसर होता है। और अपने देश में अधिक संख्या में मुख के कैंसर का यही एकमात्र कारण है। भारत देश में यदि मुख के कैंसर का एकमात्र कारण देखा जाए तो यही है कि गुटखे का खाना, तंबाकू, सुपारी, इन सभी चीज़ों के चबाने से मुख का कैंसर होता है। देन थर्ड है भौतिक उत्तेजना, फिजिकल एरिटेशन। शरीर के किसी भाग में लगातार उत्तेजित होने से उस भाग में कैंसर हो सकता है। यदि कोई भाग है शरीर का वो लगातार उत्तेजित रहता है, आपका हमेशा वो, है ना, प्रोग्रेस में रहता है बिल्कुल, तो उस भाग में भी कैंसर हो सकता है। सर्दियों के मौसम में कश्मीरी लोग अपने कपड़ों के अंदर वृक्ष के पास एक छोटी कांगड़ी रखते हैं। वृक्ष गुहा जो होती है उसके पास एक छोटी सी कांगड़ी रखते हैं, इसके कारण त्वचा उत्तेजित होती है ना, बहुत ठंड रहती है वहाँ पे, और उस कांगड़ी की वजह से जो है, जो उनकी स्किन होती है वो उत्तेजित होती है। लेकिन उससे होता क्या है देखना, जिससे उस भाग की त्वचा में कैंसर होने की संभावना बढ़ी रहती है ना। तो इस तरीके से भी कैंसर हो सकते हैं। तीसरा है रसायनों का प्रयोग, यूज ऑफ केमिकल्स। अनेक रसायन शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं। जो केमिकल्स होते हैं यदि हम उनका प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न होंगे, ये जाहिर सी बात है। जैसे आपका निकोटीन, कैफीन, कोयला, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आदि। जैसे अपने टायर को जला करके लोग वो जो है तापते रहते हैं, आग सेकते रहते हैं, इससे भी कैंसर होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लिंग हार्मोन्स व स्टेरॉइड का अधिक समय या अधिक मात्रा में उत्पन्न होने से भी कैंसर होता है। किसी भी चीज की अधिकता यदि होने लगी बॉडी में, सेल के अंदर, तो समझ लो कैंसर का रूप ले लेगा। चौथा है सूर्य की किरणों के प्रति उद्भाषण, है ना। यदि सूरज की किरण आपको पड़ रही है तो लगातार आप पड़ेंगी तो जाहिर से बात आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है कि कृषकों यानी कि खेत में काम करने वाले व श्रमिकों को लंबे समय तक खुली धूप व वायु में कार्य करने के कारण त्वचा के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। रेडियम व रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा अस्थि का कैंसर भी होता है। जैसे रेडियम, है ना, आप लोग जानते होंगे, और रेडियोधर्मी पद, जैसे जो रेडिएशन होता है ना, रेडिएशन जहाँ पर जैसे आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, है ना, सीटी स्कैन, ये सभी के अंदर रेडिएशन होता है, और यहाँ पर भी रेडियो एक्टिव रेडियो कैंसर होता है ना। यहाँ पर भी कैंसर होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। तो इसलिए तुरंत जल्दी जल्दी में ही आपको
जो है एक्सरे अल्ट्रासाउंड ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुरंत करवा लेना, बहुत सोच समझ के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये सारी चीज़ें करवाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है, कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। जो है लास्ट पॉइंट है, क्षतिग्रस्त भाग व चोट। जिस भाग पर चोट लगती है उस भाग पर भी कैंसर होने की संभावना होती है। शरीर के किसी भाग के अधिक समय तक क्षतिग्रस्त रहने से भी कैंसर हो जाता है। यदि शरीर का कोई भाग है वो अधिक समय तक आपका जो है उसमें घाव नहीं भर रहा है तो उसमें भी कैंसर होने की संभावना हो जाएगी। उदाहरण के लिए दांत का कुछ भाग टूटने पर वह लगातार जीभ करता है, जिससे जीभ की उत्तेजित भाग में कैंसर हो सकता है। जैसे आपका दांत टूट गया, अब जीभ बार बार वहीं पे जा रही है, ऐसा करके तो सुरा रही बार बार, है ना। तो जीभ क्या हो रही है, जीभ आपका उत्तेजित हो रही है लगातार, तो जीभ में भी कैंसर हो सकता है। तो कई कैंसर के सिम्टम होते हैं, इसके लिए डॉक्टर के पास जा करके सही जानकारी लेने के बाद ही पता चल सकता है। इसके उपचार क्या हैं, इसके दो ही उपचार हैं। एक है इम्यूनोथेरेपी, है ना, रेड मार्कर ले लेता हूं मैं, इंक भी डाल लूं से है क्या। एक है इम्यूनोथेरेपी, है ना, और दूसरी है आपकी कीमोथेरेपी। डन। पहली क्या है, पहली है आपकी इम्यूनोथेरेपी एंड सेकेंड इज कीमोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है। और आजकल इंटरफेरॉन्स के प्रयोग से भी कैंसर के उपचार किया जाता है। जो इंटरफेरॉन्स होते हैं उसके उपयोग से भी कैंसर का उपचार किया जाता है। अब बोलोगे भैया इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। मानव स्वास्थ्य एवं रोग में आपने पढ़ा है कि इंटरफेरॉन्स एक प्रकार के प्रोटीन के अणु होते हैं। क्या होते हैं, तो इंटरफेरॉन्स एक प्रकार के प्रोटीन के अणु होते हैं और इसका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका जो सिंथेसिस होता है वो विषाणु की संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होती हैं। ये जो समीपवर्ती जो कोशिका है उसको संक्रमण से बचाने के लिए सहायक होती हैं। जैसे इंटरफेरॉन्स मेरे ऊपर लगा दिया, है ना, बड़ा सा इंटरफेरॉन्स लगा दिया, तो बाहर का जो अटैक हो रहा है उससे मेरे को इंटरफेरॉन्स बचाएगा। कौन बचाएगा, इंटरफेरॉन्स बचाएगा। ठीक है। और पूरी जानकारी इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसको देखेंगे तो बहुत ढेर सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आज के लिए यहीं तक, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।